हाय सो here वी आर टू अंडरस्टैंड कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या क्या कहती हैं। तो पहले थोड़ा सा बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी मास m का अगर डिस्टेंस r माना जाए किसी भी पॉइंट को ओरिजिन लेके रेफरेंस में, तो वो कहा जाता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें कहीं कोई वेक्टर की बातचीत नहीं है अभी तक। फॉर अ मास ऑफ m1 m2 m3 एट अ डिस्टेंस ऑफ r1 r2 r3, अगर है कोई मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, सिस्टम ऑफ मासेस है, कलेक्शन है, तो आई इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r t स्क्वायर। ये स्केलरली ऐड भी होता चला जाता है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मास को भी हम स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड करते हैं। फिर ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और फॉर द टाइम बीइंग, वैसे आपके कोर्स से बाहर की बात है, लेकिन ये एक्चुअली एक टेंसर है। लेकिन ये हमारे करिकुलम से बाहर की बातचीत है, वो बाद में जाने की कोशिश करेंगे। अब इसी का एक और एनालिसिस आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, यानी कि कोई एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी मतलब कि जिसमें कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे के रिलेटिव मूव नहीं करते हैं, उसके बॉडी के अंदर के दो पार्टिकल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अंदर से मूव नहीं करते। पत्थर हो गया जैसे, रबर बैंड रिजिड पार्टिकल नहीं है। तो अब इसमें क्या कहता है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एम आर स्क्वायर। तो छोटे छोटे मास डी एम ले लिए और दूरी आर आर पे, तो ओरिजिन से पास होता हुआ एक एक्सिस है, तो आई जो आएगा ओरिजिन से पास होते हुए उस एक्सिस से, वो इंटीग्रल डी एम आर स्क्वायर हो जाएगा। एक कंपैरेटिव टेबल बना के देख लेते हैं, जस्ट फील आने के लिए कि क्या चीज़ किस हिसाब से बराबर है, क्योंकि आपने एन एल एम यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो पढ़े ही हुए हैं। तो वहाँ पे डायनामिक्स में एम ए और एफ होते थे, एफ इज इक्वल टू एम ए होता था, न्यूटन से आपने लॉ दिया। उसी का रोटेशनल जो इक्विवेलेंट्स हैं, उसी के एम का इक्विवेलेंट है आई, ए का इक्विवेलेंट है अल्फ़ा और एफ का इक्विवेलेंट है टाउ यानी टॉर्क। अब बात करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। तो पहले तो स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट देखेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी आर्बिट्ररी एक्सिस इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस द टोटल मास टाइम्स द डिस्टेंस स्क्वायर्ड बिटवीन द टू एक्सिस। इसको लिखा कैसा था? आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। अब इसको समझने वाली बात है। तो इसमें जो समझने वाली बात है, वो कहा जाता है कि ये पहले बात तो कि एक आर्बिट्री एक्सिस कहीं लेना है, वो अंडरलाइन भी किया गया है इसीलिए, जो कि पैरेलल होना चाहिए किसके? एक और एक्सिस के, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो, तभी ये थ्योरम लगेगी। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है और इसी बात को समझाने की कोशिश मैं करूँगा, क्योंकि कुछ असम्पशंस हैं दोनों थ्योरम्स में, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस में, वो दोनों समझ में आने चाहिए साफ साफ। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि आई अगर एक एक्सिस है और जिसके थ्रू हमें निकालना है, वो एक्सिस पैरेलल है सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के, जिसके अबाउट आईसीएम हमें मालूम होता है। आईसीएम वही होता है जो सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के थ्रू जो एक्सिस पास होती है उसके अबाउट। तो अब इस कैलकुलेशन को देख लेते हैं कि एक मान लें एक बॉडी है किसी भी शेप की, इरेगुलर शेप की। तो इसमें हमने एक माना कि एक हमें निकालना है एक एक्सेस के अराउंड, जो लाल वाला आई है उसके अराउंड हमें निकालना है, और आई सी एम उसी के पैरेलल एक्सेस एक है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है सी एम पॉइंट पे। अब इन दोनों की आई जो वाई एक्स, इसी में वाई एक्सेस एज्यूम कर ली, लाल वाले पे वाई एक्सेस एज्यूम कर ली, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम आई सी एम वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है, पैरेलल लाइन है, उससे डिस्टेंस उसका स्मॉल डी है। तो अब और इसके इस उन दोनों के परपेंडिकुलर एक एक्सेस बना लिए, एक्स एक्सेस अपना। तो ये कहीं एक ओरिजिन से पास करेंगे और ये सारी बातचीत तो सीधी सीधी है। लेट देयर बी अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m with center of mass cm with a moment of inertia about an axis passing through a center of mass as ICM. O to cm का distance is d. Suppose we want to find out moment of inertia about an axis parallel to the axis passing through the center of mass. तो अब हमें पता लगाने के लिए हम आगे बढ़े। तो हमने ऐसे में कहा कि भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपने समझ ही लिया। तो ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि हमने एज्यूम किया हुआ है सी एम का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स सी एम है और वाई कोऑर्डिनेट उसका वाई सी एम है, हाइट वाई पे है वो। अब मान लेते हैं कि एक कहीं एक पार्टिकल है डीएम, जो कि इनफाइनाइटस्मल छोटा डीएम मास का एक पार्टिकल है, जो कि सेंटर ऑफ मास से वाई डिस्टेंस ऊपर है और एक्स डिस्टेंस दूर है। तो ऐसे में उसका जो कोऑर्डिनेट्स पी के हो जाएंगे, वो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, वो हो जाएगा एक्स सी एम प्लस एक्स और वाई सी एम प्लस वाई।
अब कहा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पी का अबाउट ऑरिजिन। तो पी का अबाउट ऑरिजिन जो होगा वो होगा, सिंपल देखा जाए तो डी एम इंटू आर स्क्वायर। तो डेफिनेशन ही वही है, सेंटर उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन ही वही है, एम इंटू आर स्क्वायर। तो डी एम इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है, ओ पी डिस्टेंस। ओ पी डिस्टेंस को हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालने की कोशिश करेंगे अब, कि ओ पी स्क्वायर बराबर एक्स सी एम का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई सी एम प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी एम का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट खोल दिया हमने और मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया भाई। तो एक्स सी एम का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स सी एम एक्स वाई, ऐसे ही आगे खुलता चला गया। अब इस वैल्यू को अब हम डी एम आर स्क्वायर में, यानी डी आई जो है हमारा जो इनफाइनाइट स्मॉल पार्टिकल का इनफाइनाइट स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, उसकी वैल्यू में डालने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे हमने ये पूरा टर्म एक्सपैंड करके अंदर डाल दिया। अब हमने थोड़ा रीअरेंज किया इसको कि डी आई इज इक्वल टू डी एम और ब्रैकेट में एक्स सी एम का होल स्क्वायर प्लस वाई सी एम का होल स्क्वायर, ये एक साइड कर लिया। फिर डी एम को ले गए डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस डी एम इंटू एक्स सी एम एक्स प्लस वाई सी एम वाई। अब समझने की फिर कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम जैसा ग्राफ से देख पा रहे हैं, एक्स सी एम का होल स्क्वायर और वाई सी एम का होल स्क्वायर ये तो डी स्क्वायर ही है, तो इसको डी स्क्वायर डाल दिया सीधा सीधा। अब बात करते हैं कि डी एम जो कि मास एम है, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे होते, मान लो हम आई को अभी भूल जाते हैं थोड़ी देर तक और हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सेस पास हो रही है उसके अबाउट हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, इसको आई सी एम कहते हैं। तो हम क्या करते हैं ऐसे में, हम सेंटर ऑफ मास पे जो एक्सेस पास हो रही है उसी को वाई एक्सेस अज्यूम करते और एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट हो जाता पी का कोऑर्डिनेट सीधा सीधा, और डी एम मास होता। तो फिर हम वैसे में हम लगाते तो डी एम इंटू आर स्क्वायर होता, उस वहाँ पे आर क्या होता, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास टू पी, तो वो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही तो इसने यहाँ नीचे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम समझ गए कि ये डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो आई सी एम ही है, तो इसको आई सी एम डाल दिया। अब इसके बाद और अंदर चले गए तो डी एम को अंदर लेके चले गए, टू को बाहर ले आए, डी एम को अंदर लेके चले गए। डी एम जैसे ही अंदर जाएगा, मान लें पहला वाला टर्म देखते हैं एक्स सी एम के साथ, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं भाई सेंटर ऑफ मास तो बॉडी का इस किसी एक बॉडी का हिलता तो है नहीं, तो एक्स, तो अगर देखा जाए तो एक्स सी एम तो एक कांस्टेंट है, तो एक्स सी एम बाहर आ गया, तो डी एम इंटू एक्स हो गया। वैसे ही डी एम इंटू वाई भी हो गया अगले वाले टर्म में। अच्छा, अब अगर हम ये देखें कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना होता है सेंटर ऑफ मास का, तो हम कैसे निकालते हैं, एक्स सी एम इजक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू एम थ्री एक्स, ऐसे ऐसे करते करते एम वन प्लस एम टू एम थ्री। ठीक है, अब अगर सेंटर ऑफ मास को ही मैं ओरिजिन ले लूँ, सेंटर ऑफ मास को, ये समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है, शांत मन से सोचना है कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन ले लूँ अपना, अभी तो मैंने लाल वाली लाइन पे लिया था ना, तो अब मैं मान लो कि कह दूँ कि सेंटर ऑफ मास पे ही मैं अपना ओरिजिन ले रहा हूँ, तो ऐसे में क्या होगा, एक्स सी एम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा भाई। ओरिजिन सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन ले लिया, तो ऐसे में एक्स सी एम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर हम ले लें सी एम एक्स, इफ़ यू टेक ओरिजिन एट सी एम, एक्स सी एम ज़ीरो हो जाएगा, वाई सी एम भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हम इस प्रूफ के लिए हमने ले लिया, तो जैसे ही हमने लिया वो डी एम एक्स और डी एम वाई वाले टर्म्स जो हैं वो दोनों ज़ीरो हो गए। तो अब बचा खुचा टर्म आ गया डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू डी स्क्वायर प्लस डी आई सी एम, फिर इंटीग्रल लगा दिया, तो हमारे पास जो हम एक्चुअली हमें प्रूव करना था वो आ गया, आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। लेकिन इस पूरी बातचीत को सुन के आपको कुछ चीज़ें समझ में आई कि इसमें अजम्पशंस हुए हैं कुछ, वो अजम्पशंस हमेशा ध्यान रखने हैं कोई भी एप्लीकेशन करने से पहले, यही लोग चूकते हैं और कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक इसी को कहा जाता है, जो कि नहीं होनी चाहिए। पढ़ने वालों से भी हो सकती है, पढ़ाने वालों से भी हो सकती है, लेकिन समझना है कि अजम्पशन क्या है लगाने से पहले। तो अजम्पशन जो है वो ये है कि दोनों एक्सेस, जिन दो एक्सेस की हम बात करेंगे वो दोनों पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाने के अजम्पशंस हैं ये। तो दो एक्सेस जो हैं जिनकी बात करेंगे वो पैरेलल होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, स्क्यू नहीं होनी चाहिए एक दूसरे से। फिर एक एक्सेस जो है वो पास होना चाहिए सेंटर ऑफ मास से, उसमें दोनों पैरेलल एक्सेस में एक सेंटर ऑफ मास से पास होना ही चाहिए, और डी उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब ये जो अजम्पशन है और ये जो बातचीत है, इसको समझने के लिए एक बात समझ लेते हैं तुरंत ही, कि मान लें एक बॉडी है जिसमें कि दो एक्सेस हैं, कोई भी दो एक्सेस, कुछ और नहीं बताया गया,
कोई भी दो एक्सेस हैं, एक बॉडी एक के एक्सेस के थ्रू I1 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे के थ्रू I2 है, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है। तो क्या ऐसे में I1 इज इक्वल टू I2 प्लस md² होगा? नहीं होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन I1 और I2 तो कहीं नहीं बोलेगा ना कि I2 जो है सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी दो एक्सिस पैरेलल हैं उनके अबाउट दे दिया तो सीधे लगाना शुरू कर दिया, नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक अजम्पशन ही वायलेट कर दिया। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है, अजम्पशन वाली। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि दो आइडेंटिकल मान लो स्फीयर्स हैं, जिनका मास m है, रेडियस r है, दोनों को चिपका दिया, और इनके रेडियस के अबाउट जो लाइन पासिंग है उसके परपेंडिकुलर टेंजेंशियली एक लाल रंग का एक्सिस बना दिया लेफ्ट में। अब कहा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए इस पूरी बॉडी का। तो भाई कैसे निकाला जाए? तो मान लेते हैं आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेफ्ट स्फीयर, लेफ्ट वाले स्फीयर का आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट रेड एक्सिस I1, और राइट वाले स्फीयर का I2 है अबाउट रेड वाला एक्सिस। तो ऐसे में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस कितना हो जाएगा? उसका वाला अबाउट लाल वाला, लेफ्ट वाले का अबाउट लाल वाला एक्सिस I1, राइट वाले का अबाउट लाल वाला एक्सिस I2। तो ये तो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, तो स्केलर की तरह ऐड ही हो जाएंगे, I1 प्लस I2 हो जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्केलर एडिशन करेंगे। अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, I1 कैसे निकालेंगे भाई? तो I1 जो है ICM प्लस md²। तो ICM कौन से वाले का? लेफ्ट वाले का स्फीयर का जो पास में है। तो ICM कितना होता है? 2/5 mr²। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये तो आपको याद होंगे, नहीं तो इनका डेरिवेशन करा साथ करके देखा जा सकता है। तो प्लस इसका सेंटर से कितनी दूरी पे है एक्सिस? r दूरी पर ही है, तो है भाई उसके सेंटर से टेंजेंशियली तो है, तो mr² लग गया। तो ये आ गया 12/5 mr²। अब I2 निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि क्या होगा? ICM प्लस md²। तो ICM तो 2/5 mr² वही है, लेकिन इसमें d क्या है कि भाई पूरा स्फीयर जो अगला लेफ्ट वाला स्फीयर है उसका 2r और इसका अपना r, इतनी दूरी है, तो 3r का होल स्क्वायर। तो ऐसे में आ गया 47/5 mr²। तो टोटल आई आ गया, दोनों को जोड़ दिया, स्केलर एडिशन 59/5 यानी 10.8 mr²। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था इस बात को समझने के लिए। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लैमिना इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू द सेम पॉइंट ऑफ द लैमिना। तो इन सारी बातों को जो जो अंडरलाइन किए गए ये ज़रूरी बातें हैं, और इनका भी मतलब भी समझाया जाएगा कि यही अजम्पशंस हैं इसके भी ना, इसके भी अजम्पशंस है कुछ। तो इसमें कहा गया IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। प्रूफ देख लेते हैं भाई इसका। मान ले एक प्लेनर बॉडी है, लैमिना, लैमिना समझते हैं, इसकी की थिकनेस बहुत कम है और एक प्लेन में है, मतलब पूरी बॉडी एक्स एक प्लेन में, एक्स और वाई प्लेन में पूरी बॉडी आ जाएगी, जैसे शीट हो गई, मान लें शीट का एग्जांपल है। तो मान लें एक बॉडी है, लेमिनर बॉडी, उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखा दिया मैंने। एक एक्स एक्सिस ग्रीन वाले लाइन के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस ब्लू वाले के अलॉन्ग है, जेड एक्सिस लाल वाले के अलॉन्ग है। तो हमें ये बता दिया गया है कि भाई इसका आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई जो है वो आई एक्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आई वाई है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमें निकालना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कैसे? एक पॉइंट ले लेते हैं, फिर वैसे ही काम करेंगे। प्लेनर बॉडी पे, प्लेन पे एक पॉइंट ले लिया, एक्स वाई प्लेन पे बॉडी है, उसी पे डी पे एक पॉइंट ले लिया डीएम मास का। तो उसका डी आई निकालने की कोशिश करेंगे, तो कैसे आएगा उसका डी आई? भाई उसका डी आई वही डी एम इंटू आर स्क्वायर, हमें तो वही फॉर्मूला मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो डी एम इंटू आर स्क्वायर कर दिया। अब इसमें आर स्क्वायर में पाइथागोरस थ्योरम लगानी शुरू की कि भाई आर की दूरी एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही है, क्योंकि प्लेनर बॉडी है, सब कुछ प्लेन में ही है। तो डी एम और एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया, और इस पूरे में चारों तरफ डी एम से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ। डी एम आर स्क्वायर हो गया, डी एम एक्स स्क्वायर हो गया, डी एम वाई स्क्वायर हो गया। अब डी एम एक्स स्क्वायर क्या है? यही तो आई एक्स है। और डी एम वाई स्क्वायर क्या है? यही आई वाई है। तो सिंपल हो गया, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो इसका कंपैरेटिवली ईजियर है प्रूफ समझने के लिए। अब अजम्पशन इसमें भी है, वो अजम्पशन क्या है वो समझ लें। एजम्पशन इसका क्या है कि एक्स एंड वाई एक्सिस शुड बी इन द प्लेन ऑफ द लेमिना। पहली बात तो ये लेमिनर ऑब्जेक्ट पर ही लगेगा, और दूसरी बात, और एक्स और वाई एक्सिस जो हैं, जो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं एक दूसरे के, वो लेमिनर में ही होने चाहिए, दोनों के दोनों। और z शुड बी परपेंडिकुलर, पहली बात कि एक्स और वाई के परपेंडिकुलर हो, और दूसरी बात पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑफ द एक्स वाई प्लेन। ये भी बहुत ज़रूरी बात है, इसका अभी तुरंत एग्जाम्पल देखेंगे सामने ही सामने।
कि और z जो है x और y का जहाँ ओरिजिन, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस ओरिजिन से ही z पास करना चाहिए। तो अब आगे समझ लेते हैं कि जैसे मान लें ट्रायंगुलर लेमिना है, ट्रायंगल है, और लेमिनर ऑब्जेक्ट है ट्रायंगल, ट्रायंगुलर शीट मान लेते हैं। तो इसके एपेक्स के अलॉन्ग आई एक्स मान लिया, एक्स एक्सेस मान लिया, और इसके बेस के अलॉन्ग वाई एक्सेस मान लिया। मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मान लिया एपेक्स के अलॉन्ग जो एक्सेस है एक्स एक्सेस, उसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दे दिया गया कि आई एक्स है। फिर बता दिया गया कि बेस के अलॉन्ग आई वाई है। तो पूछा जाए कि क्या है एक एक्सेस जो कि बेस वाला एक्सेस है उसके अलॉन्ग पास होने वाला अगर एक एक्सेस आई जेड बना जाए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लेमिना, तो क्या वो आई एक्स और आई वाई के सम के बराबर होगा परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम से? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? वो बराबर आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई होगा, जो कि पॉइंट बेस, सेंटर ऑफ द बेस से पास कर रहा है वर्टिकल एक्सेस जेड वाला, उसके तो बराबर होगा, लेकिन लाल वाले के बराबर नहीं होगा। क्योंकि ऐसे में क्यों नहीं हो रहा? एक वायलेट हो गया केस, इस पूरे केस में एक पॉइंट वायलेट हो रहा है परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम का। वो क्या है कि आई एक्स और आई वाई जहाँ ओरिजिन है इनका, वहाँ से ही जेड को पास होना पड़ेगा, तभी थ्योरम लगेगी। तो आई जेड काला वाला तो ठीक है, आई जेड डैश जो लाल वाला है वो ओरिजिन से नहीं पास हो रहा, तो वहाँ पे थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। फाइंड द मोमेंट। अब इसी का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई एक डिस्क है मान लें, जिसका कि आई अबाउट द सेंटर ऑफ अ वर्टिकल थ्रू द वर्टिकल एक्सिस, सेंटर के अबाउट आई जेड जो है वो हमें मालूम होता है, हाफ एम आर स्क्वायर होता है, ये तो हमें मालूम ही होता है। तो ये भी सिंपल वो एजम्पशन है, सिंपल वो प्रूफ है इसका, इंटीग्रेशन से बहुत आराम से हो जाता है। तो अब मान लेते हैं कि हमसे कहा जाए कि अबाउट एनी डायमीटर निकाल के बताइए भाई। तो ऐसे में मान लिया कि आई एक्स और आई वाई दो डायमीटर हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और आई जेड एक सेंटर से पास होती है वर्टिकल लाइन है। तो ऐसे में आई जेड जो है वो हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर, जो कि दिया हुआ है, और इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। और इस पूरी बातचीत में सिमेट्री से हम देख पा रहे हैं कि आई एक्स और आई वाई दोनों बराबर हैं। सिमेट्रिकली हम इतना समझ पा रहे हैं कि भाई दोनों तो डायमीटर ही हैं, तो इस डायमीटर के अबाउट चाहे उस डायमीटर के अबाउट। और ये बात कही दी गई है कि थिकनेस बहुत स्मॉल है तो लेमिनर ऑब्जेक्ट है इसका मतलब, और मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो आई एक्स बराबर आई वाई हो ही जाएगा इसका मतलब। तो आई वाई की जगह आई एक्स की वैल्यू, आई वाई की जगह आई एक्स रख दिया, तो 2 टाइम्स आई एक्स इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, यानी कि आई एक्स इज इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर। ये आ गया अबाउट द डायमीटर। तो ये अबाउट एनी डायमीटर ऑफ द लेमिना, जो कि लेमिनर ऑब्जेक्ट जो कि क्या है यहाँ पर एक डिस्क है। तो बस यही बातें समझने वाली थी, और जो मैं बताना चाहता था कि वो ज़रूरी बात जो है वो कि अजम्पशंस जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। ये नहीं कि कहीं भी उठा के परपेंडिकुलर एक्सिस दो देखी तो तीसरे में उठा के सीधे लगा दिया, नहीं कर सकते। अजम्पशंस वायलेट नहीं होने हैं, जो थ्योरी एज्यूम की गई है उसको पहचानना है। सिमिलरली जो अभी यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया गया कि I1 इज़ नॉट इक्वल टू I2 प्लस एम डी स्क्वायर, ऐसा नहीं है, क्योंकि दो I2 जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ है कि नहीं, ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया है, तो नहीं लगा सकते। तो बस यही बात बतानी थी, और दैट्स इट। थैंक यू।